हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस डिस्कशन। तो जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था आपका टेलीग्राम पे, उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे लड़के यहाँ पे क्या किए हैं, सिली सिली मिस्टेक किए हुए हैं, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। वहाँ पे यही मिस्टेक आप क्या करते हो ना, एग्ज़ाम हॉल में भी वही रिपीट कर जाते हो और थोड़े से नंबर के कारण फिर क्या होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाती है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ये देखते तो हैं आपका पोल, मतलब कि कौन सा क्वेश्चंस मतलब पोस्ट किया हुआ, बट ये वोट नहीं कर रहे भाई। तो ये आप ही का बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गलत करते हो, उसके बाद जब आंसर की देखोगे तो इसको आप लंबे टाइम मतलब एग्जाम हॉल में भी इसको भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पे गलत करोगे उसके बाद चीज़ें को सीखने वाले हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का था कि इनपुट्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आर। तो जो एमआरपी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इसके 3 इनपुट्स थे। कौन कौन से? मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, ठीक है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल होता है और इसका बिल ऑफ मटेरियल होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है ये क्या करता है कि इसको पता रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट को बनाना है, कब बनाना है और कितना क्वांटिटी में बनाना है। ये मार्केट में जाके क्या करता है, कस्टमर का जो ऑर्डर रहता है उस वो ले लेता है, या तो सेल्स फोरकास्ट करता है और ये फिर एमआरपी को दे देता है। फिर एमआरपी डिसाइड करता है कि जिस प्रोडक्ट को बनाना है उसका जो भी कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, ये बिल ऑफ मटेरियल के पास होगा। और फिजिकल फॉर्म में वो कंपोनेंट मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है, ये मेरे पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल में रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। जिन लोगों ने ये आंसर किया ना बोथ ए एंड बी, उन लोगों ने कंफर्म है कि वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन लेआउट, ठीक है। तो जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, जो असेंबल होता है ना, ये कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पे वर्क स्टेशन लगे होते हैं। तो ये जो होता है प्रोडक्ट लेआउट होता है, यहाँ पे इनपुट होता है कोई भी जो भी असेंबल करना रहता है ऑटोमोबाइल को, और यहाँ पे जब वो एग्जिट करता है तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो इसको बोलते हैं लोग प्रोडक्ट लेआउट, या तो इसको बोलेंगे लाइन लेआउट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस लेआउट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल लेआउट बोलते हैं, जिसमें से क्या करते हैं कि एक जगह पे हम लोग मतलब सेम काइंड ऑफ मशीन्स को रख लेते हैं। जैसे कि अगर एक जगह मिलिंग सेंटर है तो सिर्फ मिलिंग मशीन रहेगा, एक जगह ग्राइंडिंग है तो सिर्फ ग्राइंडिंग रहेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस लेआउट बोलते हैं। और एक था आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमें प्रोडक्शन करना रहता है, अगर मुझे सिर्फ अगर जहाज़ बनाना है तो क्या करेंगे, जहाज़ एक जगह रहेगा और उसके सामने रॉ मटेरियल्स हो चाहे मैन पावर हो, ठीक है, उसके सामने आएंगे और फिर हमें काम करना पड़ता है। तो ये टाइप्स ऑफ लेआउट भी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसर भी बहुत कोई सही भी किए हुए हो कि ऑल क्लॉकवाइज साइकिल्स इन पीवी एंड टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट्स वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। सपोज इसका कहने का मतलब यही है कि अगर मैं बात करूँ पीवी डायग्राम में ऑटो साइकिल का, तो ऑटो साइकिल क्या लिखते हो? ऑटो साइकिल वही कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें 2 उसके कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस होते हैं और 2 आइसेंट्रोपिक का प्रोसेस होता है। इसी का अगर मैं टीएस डायग्राम की बात करूँ तो टीएस डायग्राम भी आप इसका कैसे ड्रॉ करते हो? इसका टीएस डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे आप। तो ये देखो यहाँ पर जो आपकी साइकिल है ये कैसी है? ये साइकिल मेरी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज साइकिल जितने भी आपके पीवी और टीएस डायग्राम अगर आपको कहीं दिख जाता है तो वो आपका वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है, ठीक है। तो ये पीवी डायग्राम हो गया आपका किसका? ऑटो साइकिल का। अगर मैं डीजल साइकिल की बात करूँ तो इसमें भी 4 प्रोसेस होते हैं। आपका ये वाला होता है कि इसमें भी 2 आइसेंट्रोपिक होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इसमें हीट एडिशन जो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डीजल साइकिल बोलते हैं। उसके बाद आप पढ़ते हो ब्रेटन साइकिल बोलते हो, जिसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? जिसको हम लोग गैस टरबाइन में यूज़ करते हैं। इसका अगर पीवी डायग्राम की मैं बात करूँ तो इसमें भी 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? 1 से 2 हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 से 4 फिर हो गया आपका आइसेंट्रोपिक आपका एक्सपेंशन, और आपका 4 से 1 हो गया कांस्टेंट प्रेशर आपका हीट रिजेक्शन, ठीक है। ये हमें कहाँ यूज़ करते हैं? गैस टरबाइन में यूज़ करते हैं। ये भी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल आपका। फिर जो हम लोग रैंकाइन साइकिल यूज़ करते हैं, जो बॉयलर जो होता है, बॉयलर मतलब थर्मल पावर प्लांट का जो एक्चुअल वर्किंग साइकिल होता है वो रैंकाइन साइकिल होता है, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं? वेपर डोम बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग वहाँ पे उसका डायग्राम होता है, ठीक। 1 तो यहाँ से 1 से 2 क्या होता है? टरबाइन होता है, 2 से 3 कंडेंसर होता है, 3 से 4 पंप होता है, 4 से 1 क्या होता है? बॉयलर होता है। ये टीएस डायग्राम हो गया किसका? रैंकाइन साइकिल का। ये भी क्लॉकवाइज है, मतलब ये भी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। तो वर्क कंज्यूमिंग वाले साइकिल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, वेपर एब्जॉर्बेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया। उसके बाद बेल कॉलमन जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ये सब सारे वर्क कंज्यूमिंग साइकिल है। तो इस वाले के लिए तो आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइसेंथेल्पिक प्रोसेस आर दोज विच आर। आइसेंथेल्पिक देखो यहाँ पे वर्ड छुपा हुआ इंथैल्पी, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंथैल्पी जो कांस्टेंट होती है और ये
हाईली इरिवर्सिबल होती है और इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो कांस्टेंट प्रेशर होता है इसका भाई और क्या क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं आइसोबारिक बोलते हैं और आइसोपिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, उसका जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इसका नाम होता है आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक होता है, इसको पता होना चाहिए आपको। और जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है इसको आइसोथर्मल बोलते हैं और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है। और पॉलीट्रॉपिक मतलब जो हम लोग पीबी के पावर में एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं, अगर एन ये जो होता है अगर लेस देन गामा और ग्रेटर देन 1 के बीच, मतलब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के प्रोसेस के बीच जितने भी सारे प्रोसेस आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या हम लोग का कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है। तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आप लोग को पता होगा कि जो शियर स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी यू अपन डी वाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट। ये क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो हमें पता है कि जैसे जैसे फ्लूइड जो होती है फ्लो करती है तो जरा सा भी अगर इसमें टेंजेंशियल शियर फोर्स लगा दोगे तो फ्लूइड क्या करने लगता है, डिफॉर्म करने लगता है, मतलब उसमें टेंजेंशियल फोर्स आने की क्षमता होती नहीं है। ठीक है, वो थीटा एंगल के साथ डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की वो वाई डायरेक्शन में क्या होती है, चेंज हो जाती है। मतलब अगर नीचे वाला अगर जो मॉलिक्यूल्स अगर इस सर्फेस के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो होता है इस सर्फेस के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो हाईली रेजिस्टेंस के कारण ये मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाता, जिसको हम लोग बोलते हैं नो स्लिप फिनोमिना बोलते हैं। और इसके ऊपर जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स जाओगे उनकी जो वेलोसिटी है बढ़ने लगती है, मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। यही से हम लोग को एक चीज़ निकल के आता है क्या, डी थीटा अपन डी टी, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर आप जरा सा भी एक थोड़ा सा फोर्स लगा दोगे टेंजेंशियल फोर्स तो फ्लूइड जो है टाइम के साथ क्या करने लगेगा, डिफॉर्म करने लगेगा। और इसी को ये जो आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है ये बराबर हो जाता है किसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट का। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि अगर वाई डायरेक्शन में अगर मान लो वेलोसिटी का चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब क्या कि जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना ये सारे लिनियरली मूव कर रहे हैं, तो भैया जब वेलोसिटी का चेंज होगा ही नहीं तो एंगुलर डिफॉर्मेशन क्या ये होगा, एंगल का नहीं होगा ना, ये तो लिनियरली ऐसे मूव करने लगेगा, एक एक लाइन में मूव करेंगे ये। ठीक है, तो जो शियर स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोई लड़के ने सही आंसर किया है, तो जिन लोगों ने गलत किया उनको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। और उसको जब प्रोपोर्शनल लिमिट हटाता है तो क्या लगाता है, म्यू इंटू डी यू अपन डी वाई लगाते हैं, जैसा म्यू को बोलते हैं क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। और इसका जो यूनिट होता है उसको लिखते हैं पास्कल सेकंड लिखते हैं, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड हो गया, इसी को हम लोग लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल होता है, इसको हम लोग लिखते हैं म्यू अपन रो, मतलब डायनेमेटिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी लिखते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर इसमें था क्या कि बिंघम प्लास्टिक जो होता है ये फ्लूइड जो होता है कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फ्लूइड, तो ये होता है नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटनियन और न्यूटनियन में डिफरेंस ये होता है कि न्यूटनियन फ्लूइड में जो शियर स्ट्रेस होता है ना ये हमेशा जो आपका विस्कोसिटी होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आपने ये डायग्राम देखा होगा, ठीक है, ये वाला डायग्राम देखा होगा कि टाउ और डी यू अपन डी वाई में जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये आ जाता है न्यूटन्स, मतलब न्यूटन जो न्यूटनियन फ्लूइड होता है उसके लिए ये होता है। ठीक है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपन डी वाई, जिसमें आपकी जो विस्कोसिटी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका स्यूडोप्लास्टिक, ये आ गया आपका डायलेटेंट फ्लूइड हो गया, इसके लिए एन जो होता है वो लेस देन 1 होता है, इसके लिए एन जो ग्रेटर देन 1 होता है। और ये जो फ्लूइड होती है आइडियल फ्लूइड, ये आइडियल फ्लूइड मतलब क्या कि आप जरा सा भी फोर्स लगा दो ये क्या करने लगेगा भाई, ये अपना मूव करने लगेगा, इसमें मतलब जरा सा ये शियर स्ट्रेस शो ही नहीं करता। तो ये आइडियल फ्लूइड का यहाँ पे ये कर्व हो जाता है। ठीक है, और ये होता है आइडियल प्लास्टिक। आइडियल प्लास्टिक का मतलब क्या है कि अगर किसी सब्सटेंस में अगर आप क्या कर रहे हो, लगा रहे हो मतलब उसमें अगर डिफॉर्मेशन करना चाह रहे हो तो उसमें डिफॉर्मेशन कुछ होगा ही नहीं, उसमें सिर्फ क्या होगा भैया आप शियर स्ट्रेस लगाते जाओ। तो कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जैसे कि जो आपका टूथपेस्ट होता है उसमें जरा सा आप फोर्स लगाते हो हाथ से, उसके दबाने के बाद वो निकलता है उसमें से। ठीक है, तो वो फ्लूइड जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड के कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं। तो ये आप इसको यहाँ पर थिक्सोट्रोपिक और फिर ये वाला आपका हो गया रियोपेक्टिक, और ये आपका बिंघम प्लास्टिक का आप इस तरह से कर्व ड्रॉ करते हो। क्लियर है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। इसमें बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया है। सबसे गर्दा तो भैया आपने यहाँ पे मचाया हुआ है, बहुतों को समझ में ही नहीं आया कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज देन इट्स विस्कोसिटी। भाई फ्लूइड बोला हूँ, फ्लूइड क्या होता है, ये लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से जो उनके जो लिक्विड पार्टिकल्स के जो बॉन्ड होते हैं जो बंधे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन बॉन्ड बोलेंगे, तो ये टेम्परेचर को बढ़ाने से टूटने लगते हैं, इसलिए यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है।
लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं गैस के केस में तो जो मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस जो होता है मतलब कॉलिजन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो उसकी विस्कोसिटी है बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे फ्लूइड बोला है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई विस्कोसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि ये फ्लूइड लिक्विड है कि गैस है तो हम लोग बोल नहीं सकते कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखता है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज तब जो विस्कोसिटी होगा तब ये वाला आंसर होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगर इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज देन कंप्रेसिबिलिटी विल। देखो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू होता है 1/k। ठीक है, और आपको पता होना जो k होता है, k को मतलब बल्क मॉडुलस बोलते हैं, ये होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो भैया बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, और बल्क मॉडुलस अगर बढ़ेगा तो भैया कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर वो उतना सही दिया तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉम में आप एक रिलेशन पढ़ते हो, k इज इक्वल टू क्या पढ़ते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन 3 × 1 - 2 म्यू, जहाँ पे म्यू को बोलते हैं पॉइजन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, और आपने फेमस रिलेशन क्या पढ़ा, ई इज इक्वल टू 2g × 1 + म्यू बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे पढ़ा होगा 9 kg अपॉन 3k + g, ये भी इक्वेशन पढ़ा होगा, सॉम में पढ़ा होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इस वाले का डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हैंड पंप इज़ द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म व्हेन। तो हैंड पंप जो हमें ऑब्टेंड होता है जब हम लोग स्लाइडर को फिक्स करते हैं, जब आप सिलेंडर को फिक्स करते हो ना तब यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर वगैरह का जो डिवाइस होता है वो यहाँ पे ऑब्टेंड होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप क्रैंक को फिक्स करते हो तो आपने जो एक पढ़ा होगा विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, तो वो यहीं से निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद अगर कनेक्टिंग रोड को आप फिक्स करते हो तो यहाँ से जो हमें मिलता है ये क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर बार मैकेनिज्म यहाँ से निकल के आता है। और जब स्लाइडर को हम लोग फिक्स करेंगे तो क्लियर हो ही गया कि स्लाइडर को जो फिक्स करते हैं तो क्या निकलता है, हमें हैंड पंप निकल के आता है। क्लियर यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ ए इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। देखो अगर मान लो इंजन है, कोई इंजन है, ठीक है, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ इनलेट होगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग होगा, यहाँ पे आउटलेट वॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन होगा, पिस्टन में गजन पिन के साथ कनेक्टिंग रॉड, उसके बाद क्रैंक होगा, यहाँ पे लगा होगा क्रैंक शाफ्ट, और इसी पे लगा रहता है एक सर्कुलर सा डिवाइस जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, फ्लाईव्हील बोलते हैं। तो हमें पता है इसमें पहले सक्शन होता है फ्लूइड का, ठीक है, फिर कंप्रेशन होता है, सक्शन देन कंप्रेशन देन पावर स्ट्रोक होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो ये होता था पूरा एक साइकिल होता है 4 स्ट्रोक में कंप्लीट। ठीक है, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक से। तो क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास एनर्जी जो होती है ना ज़्यादा मिलती है, कभी कम मिलती है, तो इस एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, ये जो फ्लाईव्हील है ये यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट में रोटेट करते रहता है, ये क्या करता है उसको स्टोर करके रख लेता है। और जब किसी साइकिल में मतलब इन चारों प्रोसेस को जब हो रहा होगा और एनर्जी मान लो कम डेवलप हुआ, पावर कम डेवलप हुआ होगा इसके ऊपर में, तो उस टाइम क्या करेगा, ये क्या करेगा, फ्लाईव्हील उसको भाई दे देगा। तो ये जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन इंजन के अंदर में हुआ है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्लाईव्हील कंट्रोल कर रहा है। लेकिन गवर्नर का काम क्या रहता है कि मान लो आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, एक आदमी जा रहे हो तो फ्यूल का जो खर्च होगा कुछ अलग होगा, लेकिन उसमें 2 बैठ गए हो तो जैसे लोड बढ़ेगा ना तो आपको फ्यूल की सप्लाई क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो आपका जो स्पीड को जो कंट्रोल करता है आपको इंजन के अंदर, मतलब सॉरी इंजन के अंदर नहीं, मतलब किसी भी व्हीकल में, तो उसका जो काम रहता है क्या किसका रहता है, वो गवर्नर का रहता है। तो गवर्नर किसको कंट्रोल करता है, आपका स्पीड का जो फ्लक्चुएशन होता है कि स्पीड ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो फ्यूल की सप्लाई को वो कट करके या ज़्यादा करके वो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इंजन के अंदर में अगर फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है आपका पावर का, तो उसका जो आपको कंट्रोल करता है वो कौन करता है, फ्लाईव्हील करता है। तो अगर मैं बात करूँ बाइक के केस में, फ्लाईव्हील क्या होता है आपका भाई, जो एक्सेलेटर होता है, जैसे आप एक्सेलेटर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, मतलब फ्यूल की सप्लाई जो इंजन के अंदर होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो भाई आपको फिर ज़्यादा पावर मिलने लगता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि 4 व्हीलर वगैरह में जो होता है, जो वहाँ पे जो गवर्नर के लिए एक अलग से सेटअप रहता है। क्लियर है यहाँ पे सारा चीज़। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।